नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं श्याम इन निःशुल्क कक्षाओं में आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था विज्ञान का, उसमें हमने पीएच का महत्व पढ़ा था और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और सभी 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, आज का हमारा पहला टॉपिक है साधारण नमक से रसायन। अब साधारण नमक से रसायन का क्या अर्थ है उसको समझिएगा। साधारण नमक से रसायन यानी कि नमक की बात कर रहे हैं हम, यानी NaCl, जो कि पीछे हमने पढ़ा था कि जो HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें NaCl यानी नमक प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से NaCl का निर्माण होता है। इसे ही हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं और यह एक उदासीन लवण है। जी हाँ, ये क्या है मित्रों? ये एक उदासीन लवण है क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की परस्पर क्रिया से बनता है। अब समुद्री जो जल होता है उसमें तो वैसे कई प्रकार के लवण घुले हुए होते हैं, लेकिन इस NaCl को उन लवणों से अलग करना पड़ता है हमें। तो देखिए मित्रों, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन्हीं लवणों से नमक को अलग किया जाता है और यही नमक हमारे काम आने वाले पदार्थों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में हम इस नमक को काम में लेते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मित्रों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे बनता है इसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अध्ययन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, NaCl यानी कि नमक लेते हैं और नमक के जलीय विलयन में विद्युत यानी बिजली प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोराइड भी बनता है और ये तो क्षारक है, ये आप जानते हैं। NaOH क्या है? ये क्षार है एक प्रकार का, जो कि प्रबल क्षार है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ क्लोरीन भी बन गया, क्लोराइड भी बना है ना, तो इसीलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो नमक के साथ ये जलीय विलयन घोल दिया और फिर इसमें करंट यानी कि विद्युत प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे ये उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं तो जो क्लोरीन गैस है यानी क्लोराइड या क्लोरीन जो गैस है वो एनोड पर मुक्त होती है, या यूँ कहें कि एनोड पर जमा हो जाती है, और हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड पर जमा होती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ जमा होती है? कैथोड पर जमा होती है, और ठीक कैथोड के पास में ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। इसी के पास में क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाता है। तो चलिए इनके उपयोग देख लेते हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या हैं, इनको किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है उसके ऊपर विचार करते हैं। तो देखिए मित्रों, उपयोग जो है, जैसे क्लोरीन है आपके Cl2, इसका उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, और PVC में भी इसका करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है, और हाइड्रोजन जो गैस है उसका उपयोग ईंधन में और खाद बनाने के लिए करते हैं। एक तो ईंधन में होता है और एक किस में होता है? खाद के लिए होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको ग्रीज हटाने हेतु, जैसे दांतों पे जो ग्रीज लग जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। और साबुन तथा अपमार्जक में भी इसका उपयोग किया जाता है, और कागज़ बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की ओर, और अगला हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर,
क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग बोले तो ब्लीच करने के लिए, यानी कि दाग धब्बे हटाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं ना हम, वही विरंजक चूर्ण है ये, ठीक है। तो इसको लिखा हमने विरंजक चूर्ण, विज्ञान की भाषा में विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो शुष्क भुजा चूना होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, उसके साथ यदि क्लोरीन की अभिक्रिया हम करें तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये है आपके सूत्र CaOH का होल्ट वाइज, ये क्या है, भुजा व चूना है, ठीक है, शुष्क भुजा व चूना। इसके साथ क्लोरीन यानी क्लोराइड Cl2 की अभिक्रिया करवाने पर आपके पास प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का ये सूत्र होता है CaOCl2 और साथ में जल बनेगा, ठीक है। अब CaOCl2 इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ये विरंजक चूर्ण होता है आपका। अब इसके उपयोग देख लेते हैं मित्रों। तो उपयोग में देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन विरंजन के लिए, ठीक है, वस्त्र जो यानी कपड़ों का जो उद्योग होता है, उसमें जो सूती और लिनेन कपड़े होते हैं, लिनेन, उनका विरंजन यानी उनके दाग धब्बे हटाने के लिए, उनको अच्छे से साफ करने के लिए इस विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और लाउंड्री में जो साफ वस्त्र होते हैं, उनका भी विरंजन किया जाता है विरंजक चूर्ण के द्वारा, ठीक है। और जो पेययुक्त जल होता है ना, यानी जल को पेययुक्त बनाने के लिए, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और नंबर 3 है इसमें, रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये था विरंजक चूर्ण आपका, और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, क्या इसके उपयोग हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक एक चीज़ को बारीकी से हम अध्ययन कर रहे हैं, और साथ में आप नोट्स बनाते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समझ में आने के बाद है ना, याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा बोलते हैं इसे। बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेकिंग सोडा जो है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है और क्या इसके उपयोग हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने हेतु किया जाता है। तो ये खाने का सोडा है वैसे, तो रसोई घर में तो उपयोग होना ही है। तो स्वादिष्ट तो खस्ता पकौड़े बनाते हैं ना आप, उसमें इस बेकिंग सोडे का उपयोग होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। और कच्चे पदार्थों, जैसे कच्चे पदार्थ होते हैं ना अपने, जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, इनके साथ NaCl को यदि मिलाएं हम तो इसका निर्माण होता है। तो कच्चे पदार्थों जैसे जल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया यानी NH3 आदि में NaCl मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है मित्रों, ठीक है। तो चलिए इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपका जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, अमोनिया है। इनकी परस्पर अभिक्रिया से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH3 तो होता है अमोनिया, और NH4 है यहाँ पर, NH4 को अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, साथ में Cl है तो अमोनियम क्लोराइड इसका नाम हो गया, ठीक है। साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। बेकिंग जो सोडा है वो एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। ये क्या है, क्षारक तो है ही, लेकिन ये असंक्षारक है, यानी कि ये खराब नहीं होता है जल्दी से, ठीक है। लंबे समय तक रह सकता है, लंबे समय तक चल सकता है, जल्दी से ये खराब नहीं होता, इसलिए इसको असंक्षारक दुर्बल क्षारक बोलते हैं। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, और खाना पकाते समय यदि इसको गर्म किया जाए तो ये किस में बदल जाता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं मित्रों किस प्रकार है। तो ये देख लीजिए आप, इसकी रिएक्शन लिखी है मैंने नीचे, ये देखिए NaHCO3, यही है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसको उष्मा यानी कि गर्म करते हैं, जैसे गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल गया, और ये साथ में जल बन गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अब इसके उपयोग पर नज़र डालते हैं मित्रों। तो पहला उपयोग है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में फ़र्क होता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। और बेकिंग पाउडर होता क्या है, ये एक मिश्रण होता है सोडियम, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है और एक बेकिंग सोडा होता है, इन दोनों के मिश्रण से
बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं, बेकिंग पाउडर बना लिया जाता है। तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए इन दो यौगिकों को उपयोग में लेते हैं, एक तो बेकिंग सोडे को और एक साथ में लेते हैं टार्टरिक एसिड को, ठीक है। दोनों से इसका निर्माण करते हैं। जब बेकिंग पाउडर को गर्म कर जल में मिलाया जाता है तो एक अभिक्रिया होती है जो कि अलग ही प्रकार से अभिक्रिया होगी, यानी कि ये NaHCO3 बेकिंग सोडा है आपका, और इसको गर्म करके H+ यानी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल और अम्लों का सोडियम लवण देता है आपको, ठीक है। और इस अभिक्रिया के अंदर जो CO2 है ना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो उत्पन्न हो रहा है, यानी इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 है, इसी के कारण जो पाव रोटी और केक होते हैं वो फूलकर बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा पाव रोटी और केक होते हैं वो फूलकर बड़े क्यों हो जाते हैं, इसी CO2 के कारण, क्योंकि इसी अभिक्रिया में जो CO2 उत्पन्न हो रही है ना, इसी की वजह से जो पाव रोटी और केक होते हैं वो फूलकर बड़े हो जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं, ठीक है ना। जो डबल रोटी होती है वो भी फूल जाती है ना, उस पर फफोले से होते हैं ना, बड़ी बड़ी मतलब बूंदे सी बन जाती है, तो वो इसी के कारण होता है, CO2 के कारण, उत्पन्न CO2 के कारण होता है। तो चलिए इसका दूसरा उपयोग देखते हैं मित्रों। तो दूसरा इसका उपयोग है, यह एंटीएसिड का एक संघटक है। ये क्या है, एक एंटीएसिड के रूप में भी इसे आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये क्षारकीय प्रकृति का है। जैसे आपने देखा होगा कि पेट में जब हमारे दर्द और जलन अनुभव होता है तो वो अम्लता की वजह से होता है, और उस अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग हमें कर सकते हैं, जिससे हमारे पेट को राहत पहुंचाता है ये, ठीक है। ये क्या पहुंचाता है, पेट को राहत पहुंचा देता है, क्योंकि अम्लता की बहुत सी मात्रा को ये उदासीन कर देता है, क्योंकि ये क्षारकीय प्रकृति का है ना, इसी वजह से अम्लता को उदासीन करके हमारे पेट को राहत पहुंचाता है। और तीसरा इसका उपयोग है मित्रों अग्निशामक में, यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है धोने का सोडा, धावन सोडा, यानी धोने का सोडा जिसे बोलते हैं, उस पर विचार करते हैं मित्रों। धोने का सोडा जो कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और जिसके साथ 10 जल के अणु होते हैं, ठीक है ना, और उसे बोलते हैं धोने का सोडा, धावन सोडा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं किस प्रकार से निर्माण इसका होता है और किस प्रकार से इसके उपयोग हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम जो कार्बोनेट हमने अभी जो पीछे प्राप्त किया था ना, सोडियम कार्बोनेट, उसी को पुनः क्रिस्टलीकरण कर दिया जाए, यानी कि जल के अणुओं को मिलाया जाए तो धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है जल के क्रिस्टलों के साथ, ठीक है। और यह एक क्षारकीय लवण है, ये भी क्या है, एक क्षारकीय लवण है। देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है, सॉरी बाइकार्बोनेट नहीं बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा होता है वो। तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, इसके साथ 10 जल के अणु मिला दिए हमने, तो ये इसका निर्माण हो गया और इसी को बोलते हैं धोने का सोडा। और सूत्र है Na2CO3.10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के इसमें हैं, तो ये होता है आपका धोने का सोडा। अब इसके उपयोग देख लेते हैं मित्रों। तो उपयोग में देखिए, जैसे कांच है, साबुन है और कागज़ है, इन कांच के जो साबुन मतलब कांच, साबुन और कागज़ के जो उद्योग होते हैं ना, उनमें इसका उपयोग होता है, ठीक है। मतलब इनको साफ़ किया जाता है और फिर इनको बनाया जाता है, और घरों में साफ़ सफाई के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और जल की जो स्थायी कठोरता होती है, यानी कि जिनमें साबुन फट जाता है, साबुन घुलता नहीं है ना कठोर जल में, तो जल की स्थायी कठोरता को दूर भी हमें इस धावन सोडे के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब बढ़ते हैं आगे अगला आपका टॉपिक है क्रिस्टलन जल। ये क्या होता है, तो क्रिस्टलन जल देखिए मित्रों, क्रिस्टलन जल यानी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या, यानी कोई लवण है और उसके साथ जल के अणुओं की जो इकाई में जो निश्चित संख्या होती है जल के अणुओं की, उससे जो पूरा लवण यानी जो फॉर्मूला बनता है वो आपके क्रिस्टलन जल कहलाता है, ठीक है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप कैल्शियम सल्फेट और 5 अणु है ये जल के साथ में देखिए, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय लवण है आपके पास CuSO4.5H2O, और इस 5H2O की जगह यानी 5 अणु जल के हैं, यदि इसकी जगह 2 अणु जल के हो तो ये जिप्सम बन जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट और 2 अणु जल के, तो ये क्या बन गया आपका, जिप्सम बन गया। ये भी एक क्या है, क्रिस्टलन जल का ही एक उदाहरण है। तो आपको 1 नंबर में परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं चलिए मित्रों आगे, और अगला हमारा टॉपिक है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर विचार करते हैं, ठीक है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखिए 5वां है आपके
पीओपी जिसे बोलते हैं। ये पीओपी पेरिस में इसका निर्माण किया गया था सर्वप्रथम, तो इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है। अब जो जिप्सम होता है ना, आपको जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, या यूँ कहें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कहो या 373 केल्विन, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये रहा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि CuSO4.1/2H2 होता है। यानी पीओपी की बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी का ये सूत्र है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, या इसे हेमीहाइड्रेट भी आप बोल सकते हो। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसी का दूसरा नाम हेमीहाइड्रेट भी है। ठीक है, ये बनाता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CaSO4.1/2H2 होता है। ठीक है, इसे पुनः जल में मिलाने पर ये वापस जिप्सम बना देता है। पुनः वापस जल में मिलाते ये क्या बना देता है, जिप्सम का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर CaSO4.1/2H2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका, इसके साथ 1.5 अणु जल के मिलाते ही ये पूरे 2 अणु लेके आता है और आपके पास जिप्सम का निर्माण कर देता है। और इसी जिप्सम को वापस आप यदि गर्म करते हैं तो गर्म करते ही वापस पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। तो चलिए मित्रों, इसके उपयोग देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो जैसे टूटी हुई हड्डियाँ होती है आपके, टूटी हुई हड्डियाँ, कोई भी शरीर में हड्डी टूट जाती है तो उस जगह जब प्लास्टर लगाते हैं तो उस पर जो वाइट कलर का जो लेप लगाया जाता है उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है, पीओपी का। वो लेप पीओपी का ही होता है। और खिलौने तथा सजावटी जो सामान होता है ना, उसको बनाने में भी इस पीओपी का उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और दीवार की जो सतह होती है उसको चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 3 इसके उपयोग हैं, अच्छे से देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये है आपके, तो इस प्रकार आपका जो ये अम्ल क्षारक तथा लवण अध्याय नंबर 2 था ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जितना भी हमने किया है वो बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ा है। और उस चीज़ को आप आराम से यदि बारीकी से पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे। तो आशा है कि सबके अच्छे से समझ में आया होगा। तो मित्रों, बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि नया जो सिलेबस है आपका NCERT का, उसी का ये चैप्टर है जो कि आज कंप्लीट हो गया है। और प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं। 5 इसके वीडियो डाले मैंने, 5 पार्ट में ये पूरा किया है और एक एक चीज़ को बारीकी से इसको समझाया गया है। तो धन्यवाद मित्रों।